नमस्कार मेरे प्यारे साथी, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 2 जो कि पाटलिपुत्र वैभव है। इसका संपूर्ण हिंदी व्याख्या करेंगे अर्थों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे इस चैप्टर से जो बनने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसमें जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग इसमें ध्यान से करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। लिखा है द्वितीय पाठ, यानी कि दूसरा अध्याय बोल सकते हैं। द्वितीय पाठ है, संस्कृत में लिखा, हिंदी में बोलेंगे दूसरा अध्याय। नाम है पाटलिपुत्र वैभव। यह जो है निबंध है। पूछेगा विधा क्या है, तो जैसे कहानी, कविता यह होता है, तो यह है निबंध। इस प्रकार का है पाटलिपुत्र वैभव निबंध है, ऐसे लिखा गया। इसका मतलब होता है पाटलिपुत्र वैभव मतलब पटना की सुंदरता बोल सकते हैं। वैभव मतलब सुंदरता, पटना के बारे में बताया गया है, पटना विषय के बारे में। इसमें पहला है पाठ परिचय। इससे ही कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया है बिहारस्य, संस्कृत हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी सुनेंगे बहुत ही सरल भाषा में। जैसे दिया है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत, यानी कि कह रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना, जो सभी कालों में यानी प्राचीन समय से लेकर अब तक हर काल में क्या है, महत्व को धारण कर रहा है। यानी बिहार के विकास में, पटना के विकास में बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो है महत्व को धारण कर रहा है आदिकाल से लेके अभी तक। इसके आगे है अस्य इतिहास सार्ध सहस्रद्वय वर्ष परिमिति वर्तते, यानी इसका पूरा हिंदी होगा कितना बोलेंगे, 2500 वर्ष। कितना बोलेंगे, 2500 वर्ष। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2500 वर्ष। इसका इतिहास यानी कुछ क्वेश्चन यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष है। सार्ध मतलब हो जाएगा आधा, सहस्त्र द्वय वर्ष प्रति यानी 2500, यानी टोटल बोलेंगे 2500 वर्ष पुराना। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना, 2500। तो इससे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछा जाता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष, याद रखिएगा। आगे अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानाकर्षणम, यानी कि पाटलिपुत्र में धार्मिक क्षेत्र अनेक प्रकार के मंदिर है, पटन देवी, काली मंदिर, यह सब जो है पटना के लिए आकर्षण का क्षेत्र है। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र यानी बिहार की जितना भी राजनीतिक गतिविधि होता है सब पटना में ही है। पटना उच्च न्यायालय, पटना सचिवालय, मुख्यमंत्री का आवास या मुख्यमंत्री जो भी बैठते हैं सब वहीं है, राज्यपाल का आवास सब पटना में ही। तो धार्मिक क्षेत्र, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र, यानी कि पटना में भी अनेकों उद्योग है, फैक्ट्री वगैरह है, और यह जो है विशेष रूप से ध्यानाकर्षण है। ये सब पूछेगा कि पटना के लिए कौन सा ध्यानाकर्षण है, तो धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम, और इस प्रकार से। फिर आगे है विदेशिका, वैदेशिका, यांत्रिन, मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृति, यानी पाटलिपुत्र कुछ विदेशी यात्री जो है घूमने आए थे, जिनमें से नाम पूछेगा आपको। मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, इत्सिंग, कितना था, 4 विदेशी यात्री कौन कौन थे जो पाटलिपुत्र आए थे। मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग या इत्सिंग प्रभृति मतलब होता है इत्यादि, ये 4 लोग थे। और भी है लेकिन मुख्य है यही, मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, इत्सिंग, ये चारों है जो पाटलिपुत्र घूमने आए थे। और कह रहा है पाटलिपुत्र से यानी पाटलिपुत्र के वर्णन किया था। स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्र, यानी इन्होंने जब पटना आए थे यात्रा करने, घूमने, तो इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में पटना की विशेषता के बारे में लिखे। तो वही कह रहा था, कौन कौन, मेगास्थनीज, फाहयान, हुएनसांग, इत्सिंग प्रभृति। लास्ट है पाठ्यस्मिन, इसका मतलब होता है इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, यानी यहाँ बताया गया है कि इस पाठ में पटना के बारे में सामान्य परिचय बताया गया है पाटलिपुत्र का।
सामान्य परिचय बताया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ से, यह था पाठ परिचय। तो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि पटना का ध्यानाकर्षण क्षेत्र कौन होगा, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इस प्रकार से। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। या सबसे सरल क्वेश्चन पूछेगा कि पटना किसकी राजधानी है, तो बिहार राज्य की राजधानी, यही पूछेगा। चलिए आप देखते हैं, डायरेक्ट पाठ से शुरू होता है। यह पाठ परिचय है। अब देखते हैं क्या निबंध लिखा है पाटलिपुत्र के बारे में। लिखा है, यहाँ से पाठ शुरू होता है, वह पाठ परिचय था। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र मुग्नम नुगमकम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। यानी कह रहा है कि प्राचीनेषु मतलब प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है क्या है, वह गंगा के किनारे बसा एक महानगर है जो अत्यंत तो यहाँ दिया है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्र मनुगंगम वस द्विचित्रम महानगरम बभूव। इसका अर्थ होता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पटना जो है गंगा के किनारे बसा हुआ एक महानगर है, यही होगा इसका हिंदी। प्राचीनेषु मतलब प्राचीन, भारतीयेषु भारतीय, नगरों नगरेष्वन्यतम मतलब नगरों में, पाटलिपुत्र गंगा किनारे बसा एक महानगर हुआ है, जिसके बारे में एक कवि है जिनका नाम क्या है, दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने काव्य खंड, यहाँ से पूछेगा काव्य खंड क्या है, कुटनीम ताख्य में पटना के विषय में बताए थे। कहे थे कुछ बात जो नीचे लिखा है, क्या बताए थे। तो पहले यहाँ से देखिए कि कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में पटना जो है गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ, जिसके विषय में कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य खंड में लिखे हैं। क्या लिखे हैं, अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम। यानी कि कह रहा है कि पटना जो पृथ्वी पर बसा एक शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान हुआ है। इसका हिंदी क्या होगा, पटना जो है धरती पर बसा एक शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान स्थान हुआ है। यहाँ कहेगा, इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पटना किसके समान है, तो शिक्षा और वैभव की दृष्टि से एक महानगर हुआ जो किसके समान है, तो इंद्रलोक के समान, यानी कि भगवान के परिवेश के समान बताया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि परिभूत पुरंदरम शब्द जो है किसको संबोधित किया गया, तो किसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पटना से पटना को संबोधित किया है। इसका मतलब क्या होता है, इंद्रलोक के समान, यानी पाटलिपुत्र जो है धरती पर एक शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान स्थान हुआ है। और यह शब्द किसके लिए व्यक्त किया गया था, पाटलिपुत्र के लिए। परिभूत पुरंदरम की संज्ञा बोलेगा किसके दी गई है, तो हो जाएगा इंद्रलोक के समान। यह हमारा पहला स्टेंजा हुआ। अब अगला स्टेंजा में आते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। प्राचीन भारतीय नगरों में पटना कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा के किनारे। और किसने बताया, तो हो जाएगा कवि दामोदर गुप्त ने अपनी किस में, तो काव्य खंड में। इसका नाम क्या हो जाएगा, कुटनीम ताख्य। उसके बाद होगा कि पटना जो है क्या है, तो शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से महान नगर हुआ, जिसकी संज्ञा यानी इसकी तुलना किससे किया गया है, तो इंद्रलोक के समान। अब अगले स्टेंजा में देखते हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्टेंजा शुरू होता है। तो इसमें दिया है, इतिहासे श्रूयते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। इसका हिंदी होगा, इतिहास में कहा जाता है, सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यानी इतिहास में सुना जाता है कि यह जो है
पाटलीग्राम बुद्ध काल में किसके किनारे स्थित था? तो गंगा के किनारे। आप जानते हैं कि पटना जो है उत्तर दिशा में है इसके। तो इतिहास में सुना जाता है कि गंगा बुद्ध काल में किसके किनारे था, यानी पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। किसके किनारे? गंगा के किनारे। अत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागतः, मतलब यहाँ भगवान बुद्ध बहुत समय पहले आए थे। कहाँ? पटना में। उसके बाद है तेन कथित मासित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसका मतलब होता है कि जब प्राचीन काल में बुद्ध काल में बोलेंगे कि गंगा के किनारे कौन आए थे? तब भगवान बुद्ध, जिन्होंने पटना के विषय में भविष्यवाणी की थी, यानी कहा था कि यह नगर आगे चलकर यानी कालांतर में भविष्य में महानगर होगा, लेकिन हमेशा अग्निदाह यानी आग लगी के डर से, जलपुरस से, बाढ़ के भय से हमेशा क्या होगा? इस पर खतरा मंडराता रहेगा, यानी कि यह भय से घिरा रहेगा। किस किस से? तो अग्निदाह और जलपुरस से, बाढ़, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा रहेगा। कौन भविष्यवाणी किए थे? तो भगवान बुद्ध। यह कथन पूछता है कि किसने? इनका कथन है कि पटना जो है भविष्य में महानगर होगा, लेकिन आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा क्या होगा? घिरा रहेगा। यह कथन हो जाएगा भगवान बुद्ध का। आगे, क्लांत्रेन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित। और उसके बाद फिर आगे कह रहा है, यह इस लाइन का हिंदी होगा क्लांत्रेन मतलब आगे चलकर पाटलिपुत्र जो है पाटलीग्राम नाम से कहा जाने लगा, यानी पाटलीग्राम क्या बन गया? पाटलिपुत्र मिति। यही होता है कि आगे चलकर पाटलीग्राम क्या है? पाटलिपुत्र हो गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा, पटना का नाम सबसे पुराना क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। उसके बाद क्या बना? पाटलिपुत्र। आगे धीरे धीरे कई नाम पटना के पड़ा, तो आगे चलकर पाटलीग्राम क्या बना? पाटलिपुत्र। अब से यहाँ पाटलिपुत्र कहेंगे। आगे, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धि यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। यानी कह रहे कि 4 गो राजदूत आए थे घूमने, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग, इस सब में कौन है पहला? मेगास्थनीज। यूनानी राजदूत कौन है? मेगास्थनीज, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे। और उन्होंने क्या बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अति उत्तम। क्या बोलेंगे? यहाँ से क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव की, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो अति उत्तम। क्या बोलेंगे? अति उत्तम। और जब उत्कृष्ट या समृद्ध आएगा तब हो जाएगा अशोक के समय। और कौन बताया था? तो यूनानी राजदूत कौन? मेगास्थनीज। यह बताया था कब? जब वह अपने यात्रा के दौरान पटना घूमने आए थे। तो किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगा? अति उत्तम। यूनानी राजदूत ने बताया था अपने ग्रंथ में। यहाँ से भी पूछेगा कि किसने बताया था अपने ग्रंथ में कि पटना का रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय अति उत्तम थी। यह हुआ इस लाइन का अर्थ। अगला है, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। और आगे कह रहा है कि पटना नगर की व्यवस्था अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय जो है, इनका पूरा नाम हुआ प्रियदर्शी। अशोक के समय यह जो है पटना एकदम अति उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छा शासन व्यवस्था था। सुतराम मतलब होता है समृद्ध, मतलब जहाँ शासन में या प्रजा के प्रति किसी भी प्रकार की कमी नहीं होता है। तो इसी बात को कहते हैं सुतराम समृद्ध। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, लेकिन उससे भी अच्छा किसके समय था? अशोक के समय अति उत्कृष्ट। यहाँ से पूछेगा, यहाँ रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य वाला काल में तो अति उत्तम, और यहाँ अशोक के समय तो उत्कृष्ट और समृद्ध शब्दों का प्रयोग करेगा। यह कौन बताया था? तो यूनान का राजदूत कौन? मेगास्थनी, यह बताया था। चलिए,
तो यहाँ दे दिया कि अशोक के समय क्या हो जाएगा, अति उत्तम, यानी कि सबसे अच्छा था। उसके बाद हो जाएगा यूनानी राजदूत के समय उत्तम, यहाँ उत्कृष्ट बोलेंगे। अगला है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका मतलब क्या होगा कि बहुकाल मतलब दीर्घ काल तक पटना जो है, यानी पाटलिपुत्र बोलेंगे। अब पटना बाद में नाम पड़ेगा जब आधुनिक समय आएगा तब। अभी यहाँ पढ़ा था ना, पाटली ग्राम से क्या बना था, पाटलिपुत्र। तो अभी तक पाटलिपुत्र यानी बहुत समय पहले दीर्घ काल तक पटना जो है प्राचीन शिक्षा का केंद्र के रूप में कायम रही बहुत समय तक। यहाँ पठन पाठन का व्यवस्था था और पठन पाठन अब भी है, लेकिन प्राचीन समय के बाद कह रहा है कि पटना जो है दीर्घ काल तक पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही। पटना में पारंपरिक शिक्षा जो है व्यवस्था कायम। यह कौन बताते हैं, तो ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में बताते हैं। तो फिर यहाँ पूछेगा काव्य मीमांसा किसका ग्रंथ है, तो राजशेखर। किसका ग्रंथ है, राजशेखर। क्या बताया कि पटना जो है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र था। क्या था, शिक्षा का केंद्र। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव राजशेखर के अनुसार प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन सा शहर था, तो पाटलिपुत्र। यह कौन बताया था, राजशेखर अपने काव्य खंड किसमें, काव्य मीमांसा हो गया, इसमें बताया था। और बहुत ही आदरपूर्ण इसका वर्णन किया था प्राचीन पटना के शिक्षा व्यवस्था के। चलिए आगे है अत्रोप वर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगलावी व्याडी वररुचि पतंजलि ए परीक्षिता ख्याति मुपजी। मतलब कह रहा है कि प्राचीन काल में पटना में ही पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि इन सब विद्वानों का जन्म हुआ और यही पर इन्होंने विश्व भर में अपने ज्ञान से ख्याति प्राप्त किया। तो कहेगा कि पाटलिपुत्र में किन किन विद्वानों का जन्म हुआ, तो पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि यह सब पटना में ही गहन अध्ययन किए और विश्व भर में अपने संसार में अपना ख्याति प्राप्त किया, पूरे संसार में। तो कौन कौन, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि ये सब जो है अपने ज्ञान के कारण विश्व भर में क्या ख्याति प्रसिद्धि पाई, यह इसका अर्थ होगा। उसके बाद है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्ते। यह कह रहा है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पटना का नाम जो है क्या पाया गया है, पुष्पुर या कुसुमपुर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या वर्णन मिलता है, तब पुष्पुर या कुसुमपुर, दोनों एक के साथ होगा, पुष्पुर या कुसुमपुर। कहाँ, तो यहाँ नाम लेगा कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य या समीपे पुष्पालानां बहुल मुत्पादनम भवति स्म। और कह रहा है कि इससे ज्ञात होता है, मतलब अनेक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में पटना नगर के समीप बड़े पैमाने पर पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था और उसी के नाम से, पाटल पुष्प के नाम से ही पाटलिपुत्र पड़ा है। तो इससे ज्ञात होता है कि नगर के समीप बड़े पैमाने पर बहुल उत्पादन मतलब होता है बड़े पैमाने पर कौन, पाटल पुष्प, यहाँ बोलेंगे पाटल पुष्प का उत्पादन होता था और उसी से इसका नाम पड़ा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां पुतलिका रचना मासित्रे प्रचलित। और यह कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो नाम है यह एक रचनाकार है, यानी ग्रंथ है, कौन, पुतलिका रचना से प्रचलित होता है, मिलता है। पाटलिपुत्र का नाम किससे, पुतलिका रचना में बताया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र की चर्चा किस में है, तब पुतलिका रचना में।
और कैसे होता था, तो पाटलिपुत्र का नाम कैसे पड़ा गया? अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो यहाँ से लिखेंगे कि प्राचीन काल में ज्ञात होता है कि पटना नगर के समीप बड़े पैमाने पर पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। उसी के नाम पर यानी उसी पाटल पुष्प के नाम पर क्या पड़ा है? पाटलिपुत्र। यह इसका हिंदी होगा। आगे, शरत काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। और यह फिर आगे कह रहा है कि शरत मतलब शीत ऋतु में, ठंडा के समय में। दुर्गा पूजा कब होता है? तो ठंडा में। शरत काले नगरेस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति, कौमुदी महोत्सव जैसा एक महान समारोह किसके काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में अतीब मतलब बहुत प्रचलित था। जैसे अभी दुर्गा पूजा होता है, सेम दृश्य प्राचीन काल में, शरत काल में, कहाँ? गुप्त वंश के शासन काल में जो पर्व था वह कौमुदी महोत्सव था। जैसे अभी हम लोग का दुर्गा पूजा होता है, सेम कौमुदी महोत्सव होता था। वही कह रहा है कि शरद काल में नगर अस्मिन, इस नगर में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव महान समारोह किसके काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्या बनेगा कि शरद काल में कौन सी त्यौहार पर्व मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। या उल्टा कहेगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। या कहेगा कि किस वंश के शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, और उस समय इस अवसर पर यहाँ के लोग, जो भी लोग थे, आनंद मग्न यानी खुशीपूर्वक होते थे। जैसे हम लोग अभी दुर्गा पूजा के दृश्य पर आनंद मग्न खुशी होते। वही कह रहा है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्य थे, जिस प्रकार अभी वर्तमान समय में दुर्गा पूजा पर दृश्य दिखाई देता है, सेम दृश्य प्राचीन काल में किस पर्व में दिखाई देता था? कौमुदी महोत्सव में। यह था हमारा चौथा स्टेंजा, इसका यही आंसर होगा। तो शरद काल में कौन सी महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। किस वंश के काल में? गुप्त वंश के शासन काल में। और सेम दृश्य क्या मिलता है? तो कौमुदी महोत्सव की तुलना किस पर्व से? तो दुर्गा पूजा से। यहाँ से भी क्वेश्चन कहेगा कि किस पर्व का दृश्य दुर्गा पूजा के समान दिखता था गुप्त वंश के प्राचीन काल में? तो हो जाएगा कौमुदी महोत्सव। यह हमारा हो गया। चलिए अगले स्टेंजा है कि काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम वभूत। इसका मतलब होता है कि समय परिवर्तन के कारण, यानी प्राचीन काल से क्या होगा? मध्य काल आएगा, फिर हम लोग आधुनिक काल में आएंगे। तो वही करा, समय परिवर्तन के कारण मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। यह यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि काल चक्र यानी समय परिवर्तन के कारण पटना जो है मध्य काल में कितने वर्षों तक पिछड़ा रहा, विकास नहीं हुआ? तो 1000 वर्षों तक। यहाँ से भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक मध्य काल में पटना जो है पिछड़ा रहा। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभते, और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथ, मुद्रा राक्ष, इसमें संस्कृत ग्रंथ में मिलता है कि क्या मध्यकाल में पटना जो है 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसका संकेत हमें अनेक संस्कृत ग्रंथों में, जैसे कि साहित्य ग्रंथ, मुद्रा राक्ष, इस समय प्राप्त होते हैं। आगे, मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धारो जाता, और कह रहा है कि मुगल वंश के काल में इस नगर का कुछ विकास हुआ था। यानी जैसे ही मुगल वंश आया तब पटना का कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास होगा था आंग्ल शासन काल में, यानी कि अंग्रेज के समय में। लेकिन मुगल वंश काल में आएगा तो क्या होगा? पटना नगर का थोड़ा बहुत विकास हुआ। तो पहला पूछे कि मध्य काल में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 1000 वर्षों तक पटना पिछड़ा रहा किस काल में? मध्य काल में। उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। आगे, मुगल वंश काल में इस नगर का थोड़ा बहुत विकास हुआ। फिर कह रहा है आंग्ल शासन काल, आंग्ल मतलब यहाँ हो जाएगा अंग्रेज से।
आंग्ल शासन काले, अंग्रेज जब आए थे भारत में 1600 में, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, यानी जब अंग्रेज आए तब क्या करे, अंग्रेज यहाँ से जो भी लाभ कमाता था उसे अपने देश ले जाने के लिए विकास करेगा, मार्ग स्थापित करेगा, सड़क अच्छा से बनाएगा, तभी तो लूट के ले जाता था। तो वह कह रहा है कि आंग्ल शासन काले पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, यानी अंग्रेज के काल में सबसे ज़्यादा पटना का विकास हुआ था, लेकिन मुगल काल में थोड़ा बहुत। तो सबसे ज़्यादा विकास किस काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। कहा कि जो भी होगा मार्ग स्थापित करेगा, सड़क मार्ग या हवाई मार्ग, अनेक तरह से, चाहे जल मार्ग, इस सब का विकास किया था अंग्रेज के शासन काल में। तो पूछेगा कि सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, तो आंग्ल शासन, आंग्ल का मतलब होगा अंग्रेज के समय। नगरमिदं मध्य काले एवं पट्टनेति नामना प्रसिद्धिम गात, और कह रहा है कि इस नगर का नाम जो है मध्य काल में फिर क्या पड़ गया, पटना। सबसे पहले पाटलीग्राम, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र, उसके बाद कुसुमपुर, पुष्पुर, इस पर, और अब जो है मध्य काल में इस नगर का नाम क्या रह गया, पट्टनेति, यानी पटना। और यह जो है किससे पढ़ा है, तो अयम च शब्द पत्तन मिति शब्दात दीर्घ, यानी पटना नाम कैसे पड़ा, तो यह जो शब्द है पत्तन से पड़ा है। पत्तन का मतलब क्या है, बंदरगाह, जहाँ नाव जो है आकर रुकती है समुद्र के किनारे। तो पटना जो है किससे निकला है, निर्गत हुआ है किस शब्द से, पत्तन से। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह। तो पूछेगा यहाँ से पटना जो है किस शब्द से बना है, उत्पत्ति हुआ है, तो पत्तन से, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब समझते हैं जहाँ नाव आकर रुकती है। तो यहाँ से हो जाएगा। और किस काल में, तो मध्य काल में। पटना का नाम कैसे पड़ा, तब पत्तन से। पत्तन मतलब क्या हो जाएगा, बंदरगाह। आगे है नगरस्य पालिका देवी पटन देवी, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अधापि पूज्यते, और इस नगर में, पटना नगर में पालिका देवी, पटन देवी इत्यादि की पूजा होती थी। तो यहाँ पूछेगा, यहाँ से भी हो जाएगी कि पटना में किस देवी की पूजा, तब पटन देवी। कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा है। पटना में हो जाएगा किस देवी की पूजा, पटन देवी। यह हमारा था चौथा स्टेंजा। अब बच गया लास्ट स्टेंजा, तो देखते हैं। यहाँ से समझ गए कि पटना में किस देवी की पूजा, एक बार रिवाइज करें, पटन देवी। और मध्य काल में पटना का नाम क्या पड़ा, पाटलिपुत्र से पटना पड़ा किससे, तो पत्तन से। पत्तन मतलब बंदरगाह। और सबसे ज़्यादा विकास क्या हो जाएगा, तो अंग्रेज के काल में। थोड़ा बहुत विकास तो मुगल वंश के काल में। और मध्य काल में पटना जो है समय परिवर्तन के कारण धीरे धीरे 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। यह जो संकेत है हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है, जैसे मुद्रा राक्षस में। चलिए अब लास्ट स्टेंजा को देखते हैं। लास्ट स्टेंजा है संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, यानी कि संप्रति मतलब होता है वर्तमान समय में, इस समय। पटना जो है अति विशाल नगर है जो बिहार राज्य की राजधानी है। यानी इस समय पटना जो है बड़े पैमाने पर क्या हुआ, विकास वगैरह हुआ। तो जिससे है पटना जो है क्या हुआ, नगर का अति विशाल हुआ, जो क्या है बिहार राज्य की राजधानी है। संप्रति पाटली, इस समय पटना जो है क्या अति विशाल नगर है जो बिहार राज्य की राजधानी है। यहाँ हो गया अनुदिनम नगरस्य विस्तारम भवति, यानी दिनों दिन जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे इस नगर का विकास चरम पर है, यानी लगातार विकास हो रहा है। दिनों दिन मतलब लगातार इस शहर का विकास हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, और कह रहा है इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसके, पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन। तो बिहार राज्य की राजधानी है तो सिंपल है पटना, इसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी, इस रहेगा। ओके, तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु रपि निर्मीयमानो वर्तते। यह होगा, इसका हिंदी होगा कि तस्य मतलब पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी है, तो कह रहे गंगा के ऊपर ही महात्मा गांधी सेतु पुल है जो एशिया के सबसे बड़ा लंबा पुल है, यह हम जानते हैं।
बहुत समय जो जीके में भी आता है। तो एशिया के सबसे बड़ा पुल क्या होगा? महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कहाँ है? तो गंगा नदी पर है। एशिया महादेश का दीर्घतम मतलब सेतु मतलब पुल किंच, और उस पर क्या है? रेल यान भी निर्माण है, यानी सड़क मार्ग के साथ साथ क्या है? रेल मार्ग भी निर्माण है गंगा नदी पर। आगे है नगरे अस्मिन, यहाँ पढ़ेंगे नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेषम महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। यह निबंध है तो पटना की विशेषता के बारे में बताया, कहाँ कहाँ कौन कौन क्षेत्र में है। तो फिर कह रहा है कि इस नगर में उत्कृष्ट यानी आकर्षक सुंदर स्थल है, जो संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मतलब चिड़ियाघर मौर्यकालिक अवशेष जो मौर्य वंश थे और महावीर मंदिरम इत्यादि, यह जो है दर्शनीय स्थल है, यानी घूमने लायक पर्यटन के रूप में अब क्या है? विकसित हो गया है। तो इस नगर में उत्कृष्ट शहर नगर कौन हो जाएगा? संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष, इस प्रकार से महावीर मंदिर से दर्शनीय स्थल। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव कि कुछ पटना के दर्शनीय स्थल के नाम लिखे, तो आप लिख सकते हैं संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिक अवशेष इत्यादि। ये सब क्या है? प्राचीन पटना के दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशमुगुरु गोविंद सिंह से जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते, यानी प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय सिख धर्म है जिसके पूजनीय स्थल कहाँ है? पटना में, जो गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। उनके 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक। कौन हो जाएगा? तो सिख धर्म के, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूरा डिटेल कर देते हैं। सिख धर्म के संस्थापक होता है गुरु नानक, या प्रथम गुरु कौन हो जाए? गुरु नानक, जिन्होंने सिख संप्रदाय एक कास्ट का जन्म दिए है। सिख संप्रदाय के कौन हो जाए? गुरु नानक। और उसमें अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, या 10 ही गुरु हुए थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिख संप्रदाय में कितने गुरु हुए? 10। प्रथम गुरु गुरु नानक, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, ऐसे 10 ने। और 5वां जो बहुत ज़्यादा हार्ड करेगा, तब 5वां गुरु है गुरु अर्जुन देव। यह है तो पटना नगर में किसका जन्म स्थान है? तो गुरुद्वारा जो गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशयासस तीर्थयात्री दर्शनार्थ मायंती, और यह जो है यहाँ से अनेक देशवासी तीर्थयात्री के रूप में घूमने आते हैं, दर्शन करने आते। यह लाइन हुआ यहाँ जो गुरुद्वारा है यहाँ पर। अब थोड़ा सा लास्ट बच गया, यहाँ तक हमने समझ लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आया सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु गुरु नानक, अंतिम गुरु या 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह किस नाम से प्रसिद्ध है? इनका जन्म स्थान था पाटलिपुत्र में गुरुद्वारा नाम से। और लास्ट में है यहाँ तीर्थयात्री घूमने आते हैं। और यह हमारा लास्ट स्टेंजा हो गया है। तो कह रहा है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। और कह रहा है कि यहाँ विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न तीर्थयात्री यहाँ पर क्या करने आते हैं? दर्शनीय यानी दर्शन करने घूमने तीर्थयात्री के रूप में आते हैं। यह हुआ। लास्ट है पर्यटन मानचित्र नगर मिदम महत्वपूर्ण। यह जो है इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में रहा है और यह उभरा है। पर्यटन यानी घूमने लेकर प्राचीन काल से लेकर यहाँ तक। तो इसमें हमने पूरा संपूर्ण हिंदी व्याख्या किया है और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे हमने बता दिया है। तो अगले वीडियो में इसके अगले चैप्टर को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। और हमें और भी इस प्रकार के वीडियो चाहे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।